बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अरे मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। महत्वपूर्ण कंटेंट, महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सब कुछ समागम आपका भव्य स्वागत करता हुआ ये आपका यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत कुछ अलग लगातार कोशिश पर्याय हमारी जारी है। तो आपके सामने जलमंडल पार्ट 2 एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है। अब ये आप यहाँ देख पाएंगे कि हम लोग पिछला एपिसोड जलमंडल से संबंधित जहाँ इसके परिचय को, इसके ट्रेलर को बखूबी पहचान लिया है, ठीक अब हम इसी कड़ी में जलमंडल के महत्वपूर्ण उन प्रश्नों से मुखातिब होने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। हम ऐसे पहलुओं पर क्रमबद्ध तरीका अपनाए हुए हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके अपने क्रमबद्ध तरीके को, अपनी क्रमबद्ध पढ़ाई को अनवरत रूप से लगातार अंजाम दे रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। ये दावा के साथ कहता हूँ, ये हमारा दावा है आपके साथ और आपका विश्वास हम पर बना रहे, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जलमंडल पार्ट 2 की हम बात करें तो जलमंडल पार्ट 2 में सबसे पहली बात मैं यहाँ करूँ कि अगर पृथ्वी के पृष्ठ की बात की जाए, पृथ्वी के पृष्ठ की बात की जाए तो जो पृथ्वी का पृष्ठ वाला हिस्सा है आप इसमें देख पाएंगे कि 7% मामला तो महाद्वीपों ने घेर रखा है, महाद्वीपों ने। और ये मान के चले मैं जो 7% लिखा हूं इसका सीधा तात्पर्य हमारा है 7 महाद्वीपों से। और अगर हम 5 महासागरों की बात कर लें, 5 महासागरों की बात कर लें जिन्होंने इकलौता आपको पता है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% के आसपास है और आपका महाद्वीपों का दायरा जो है वो 29% मामला है। इसका मतलब हमारा जो भूभाग का हिस्सा है जहां हम रह सकते हैं वह जीवन, वह धरातल 29% के दायरे में सिमट जाती है। जहां हम नहीं रह सकते हैं, जिसे हम जल कह सकते हैं, उसका दायरा काफ़ी विस्तृत है जिसे हम 71% राउंड फिगर में याद कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल अलग है और हम लोग इसमें महाद्वीप को भी पढ़ने वाले हैं, महासागर को भी आगामी क्लासों में बेहतरीन ढंग से अवलोकन करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल में जहाँ हम महासागरों की बात करेंगे, जहाँ हम महासागरों के बारे में अपना पर्याय रखेंगे, वहाँ हकीकत में महासागर 5 हमें पढ़ने हैं। 5 महासागर, वो भी कौन कौन से, उन महासागरों की भी हम बात करेंगे। पहला है प्रशांत महासागर जिसे हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, प्रशांत महासागर। और आपका दूजा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ये क्रम से लिख रहा हूँ जिससे आपको याद करने में कोई समस्या ना हो। तीसरा है आपका हिंद महासागर जो एक ऐसा महासागर है जो हमारे इंडिया के नाम से रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम से रखा गया है, हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन भी कहते हैं। इसका मतलब हमारा ये परिचय बनाएंगे और हमारे आसपास ही हैं। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। इसके बाद 2 महासागर पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात मैं बोल रहा हूँ। हमेशा कंटेंट को सुनते समय अपने पूरे मन को एकाग्रचित भाव से जोड़े रखें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, मैं पहले आर्कटिक लिखूं कि अंटार्कटिक लिखूं, इस बात की गहन समस्या हो सकती है और गहन पारखी होना चाहिए हमें, फिर हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। अन्यथा फिर हमारा वो प्रश्न हमारे सामने होता है और हम उससे बखूबी परिचित होते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा परिचय होता है, फिर भी हम विफल होते हैं। इसका सीधा कारण है कि हम उसको कभी भी एकाग्रचित भाव से सुने ही नहीं। यहाँ सुनने का मतलब, इस चैनल को देखने का मतलब ऐसा नहीं कि नोटबुक पे छापेंगे हम, इसके बाद दोबारा फिर उसको रात में बैठ करके पुनः इतना हमारे पास टाइम होगा कि फिर से हम वही चीज़ दोबारा पढ़ेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? एक बार में पढ़ें, पूरा एकाग्रचित भाव से पढ़ें, फिर आपको समस्या होने ही नहीं पाएगी। ध्यान दीजिए, तो हिंद महासागर के बाद ध्यान देना, मैं यहाँ लिखूंगा अंटार्कटिक, यही स्पेशल बात कर रहा था, अंटार्कटिक। ये बहुत ही जरूरी बात थी, अंटार्कटिक इसलिए कह रहा हूँ, क्रम याद रखिएगा, नहीं तो फिर तो आप आर्कटिक करके चले आएंगे। चौथा कौन सा था? अंटार्कटिक। और आपका 5वां कौन सा है? आर्कटिक महासागर।
जी स्पेशल बात है, ये क्रम से लिखे गए हैं अपने क्षेत्रफल के आधार पर, क्रम से लिखे गए हैं अपने क्षेत्रफल के आधार पर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा पोजीशन बनाया हुआ है, पूरी दुनिया का 47% जल के मामले में अकेला ये रखता है, यानी आधा तो यही मान के चलो है, बाकी आधे में सब हैं। तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, जिसकी अभी हम बात करेंगे, जिसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा होगी, वो सबसे बड़ा है। इसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है। हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसे अवरोही क्रम में रखा है, सबसे बड़ा, फिर इसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। यानी हमसे एग्जामिनर सवाल क्या करेगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे आर्कटिक महासागर। अभी इस जो फिगर से, इस क्रियाकलाप से क्या हमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिल सकती है? जी हाँ बिल्कुल। अभी आपका जो वैचारिक जुड़ाव होना चाहिए वो बिल्कुल टॉपिक से एकदम लग करके होना चाहिए। यहाँ होना क्या है, इन्हीं दो महासागरों के अलग नाम भी रखे गए। जैसे अंटार्कटिक को, एक बात विशेष है ये, अंटार्कटिक को हम दक्षिणी महासागर कह सकते हैं, दक्षिणी महासागर। तो आपके दिमाग में अब तुरंत आ जाएगा कि आर्कटिक महासागर को हम उत्तरी महासागर की संज्ञा दे सकते हैं। इसलिए हो सकता है वैकल्पिक व्यवस्था में दक्षिणी महासागर करके या उत्तरी महासागर करके आपसे चुनाव करने की बात हो रही हो, और आप हैं कि वो आर्कटिक और अंटार्कटिक खोज रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें हर पहलू को बखूबी समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जी हाँ, ये मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे हैं। आगे की क्रियाकलाप की जानकारी मैं आपके सामने प्रेषित करूं तो जहां हम बात कर चुके हैं, जहां पिछले एपिसोड में ये बात जान चुके हैं, 97.25% जल महासागरों में संचित है। कितना? इसमें जल की मात्रा कितनी है? पूरी धरातल का 97.25% जल कहाँ मिलेगा आपको? महासागरों में मिलेगा। हम लोग जलमंडल से जुड़ाव बनाए हैं तो वह क्लियर है। हम जलमंडल के अलावा और क्या बात करने वाले हैं? जल की ही बात होगी, जल ही जीवन है, इस पर ही चर्चा होगी, जल के बारे में ही सारी बातें चलेंगी हमारे आपके बीच में। और हम तो कुछ यहाँ गुफ्तगू करने आए नहीं है, तो इसलिए हम जल की बात ही आपके सामने रखेंगे। तो जल जो हमारा जीवन है, वाकई में 97.25% जल प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक, आर्कटिक, ऐसे ओशियन को मिला करके है। यहां तक की बातें आप समझ चुके हैं। ध्यान देना, अद्भुत बात है, यहां 2.5% यानी कुल मिला के जहां हमने लिखा है 71% जल है हमारी धरा पर, और 29% मात्र मामला है, 29% ही मात्र मामला है किसका? किसका भाई? महाद्वीप का, इस धरा का, इस धरती का, इस धरातल का। इसका मतलब हुआ कि जल तो ज्यादा है। फिर ये बार बार हेडिंग्स क्यों निकाली जाती हैं कि हमें जल से प्रॉब्लम है, हमें जल का सेव करना चाहिए, हमें वाटर सेविंग पर अमल करनी चाहिए, हमें जल को भविष्य के लिए बचाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जल को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ये तो हम बहुत ही दिनों से सुनते आ रहे हैं। ऐसा फिर क्यों? इतना जल है तो फिर हम तो खपत नहीं कर सकते इसका। देखना, मार्मिक बात है इसका। ये जो जल है ये क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय, यानी खारा, जिसको आप पी नहीं सकते। अब करंट लगेगा ये कि इतना ज़्यादा विशाल जल 97.25%, यानी कहने का मतलब अगर जल को संपूर्ण 100% दे दिया जाए, यानी एक गिलास पानी को ये माना जाए कि इसका 97.25% हिस्सा हम पी नहीं सकते, बाकी शेष बचा, और शेष बचा कितना? 2.5% जल जो कि पीने योग्य है, परंतु ये भी हम पी नहीं सकते हैं। देखना जरा, ये क्षारीय नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात आप तक पहुंच जाए, जरूरी नहीं है कि हर मिठास आप पा जाए। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो 2.5% हिस्सा है पीने योग्य जलों का, इसमें देखना हिमानी के रूप में है, हिमानी, या जिसे हम कह सकते हैं हिमपेटी के रूप में है। अब बताओ हमें जरा कि क्या आप हिमानी या हिमपेटी को पी सकते हैं क्या? क्या आप बर्फ के टुकड़े को निगल जाएंगे क्या?
हो सकता है मे बी आप उसको पानी में कन्वर्ट कर लें, लेकिन इसके लिए तो आपको भारी भरकम मशक्कत करने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, थोड़े बहुत टुकड़े को आप गला सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितनी हिमानी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये गल गए तो ये धरा गल जाएगी, यानी हम गल जाएंगे। यहाँ जगह जगह सुनामी, जगह जगह चक्रवात आ जाएंगे, कहीं कुछ बचने वाला नहीं है। असंख्य द्वीप तो बहुत ही जल्दी इसी समुद्र में गोते खा रहे होंगे। देखिएगा इनका प्रतिशत कितना है। हिमानी या हिमपेटी का जो परसेंट है, ये मामला है 2.05%। अब लो, इसका 2.05% हिमानी है। अब क्या करेंगे हम? इसका मतलब हमारे पास पीने के लिए बहुत ही कम जल है, और वो देखिएगा जिसे हम भूमिगत कह सकते हैं, भूमिगत जल जिसे हम पीते हैं 0.68% है। और अगर हम बात करें झीलों में और नदियों में, जहाँ से भी हम अपने पीने योग्य जल को निकाल सकते हैं, वो मामला 0.01% है। इसका मतलब पीने वाले जल या हमें जो जल मिल रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम माइनर अंतर कह सकते हैं, बहुत ही कम, एक ये मान के चले अभिप्राय रखें कि हमारे पास पीने की जल बहुत ही कम है, अतः हमें जल का सेव करना चाहिए। सिद्ध हुआ ना कि जल हमें क्यों बचाना चाहिए। तो जल बचाने का यही एक महत्वपूर्ण कारण है। ये बात आप मेरे हिसाब से समझ चुके हैं। यहाँ तक की बातों को जहाँ तक चर्चा में बनाए रखा आप तक जान चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम अपने इस सिलसिले को अनवरत आगे ले चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे क्रमबद्ध तरीके से फर्स्ट पोजीशन प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की बात करेंगे। अब इससे संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा बनाएंगे। प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, 47% जल लिए पड़ा है। ये लीजिए, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, 47% जल इसने अकेले अपने पास रखा हुआ है। ये खासियत है पैसिफियन ओशियन की, ये खासियत है। आप मान के चले कि हम उस महासागर की बात करने वाले जो सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है। यहाँ मैं इसकी एक रूपरेखा देता हूँ। वाकई में भूगोल को समझना, जियोग्राफी को जानने के लिए हमें वाकई में ग्राफ की ज़रूरत होती है ज़्यादा आसानी से समझने के लिए। लेकिन वो ग्राफ मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो ग्राफ मेरे हिसाब से मेरे हाथों से गुदगुदाया होना चाहिए। वो ग्राफ हमारे मस्तिष्क में खुद ही बनाया होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं किताबों को देख करके मैं थोड़ा सा उस पर कम यकीन करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप मेरे साथ कोशिश करें। जहाँ तक मेरा प्रयास है कि आपको भी ये बेहतर लगेगा। कोशिश हमारी ये होगी कि मैं कुछ इस तरीके की एक फिगर बनाऊँ। देखना ज़रा, ये इस तरीके का एक संरचना मैं दे रहा हूँ आपको, कुछ इस तरीके की। जैसे कुछ ये खास है नहीं कि हाँ ये मान के चले कि हम सचमुच वही काम कर रहे हैं। ऐसा मैं कभी आपको कहूँगा ही नहीं कि हम लोग सचमुच ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फिगर हम समझने के लिए बना रहे हैं। दूसरी बात समझें कि अगर हम बात करें कुछ इस तरीके की एक महत्वपूर्ण संरचना की, जो कुछ इस तरीके का झुकाव लिए होगा, ये यहाँ तक का काम क्लियर कर गए हम। एक दूसरा महाद्वीप यहाँ ले आएंगे जो इस तरीके की संरचना दे करके चला जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ना, इसका ज़रूरी मसला है। ज़रूरी है कि मैंने इसको हाथों से खींच रखा है। ज़रूरी यह है कि अब हम इसके साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे, नोटबुक पर बनाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिएगा, मैं अगर इसे लिखूँगा उत्तरी अमेरिका और मैं इसे लिखूँगा दक्षिणी अमेरिका। ऐसा इसलिए करा रहे हैं आपसे जिससे आपके भी जहन में ये फिगर कुछ इसी तरीके से बन जाए। अभी फ़िलहाल इसी तरीके का एक फिगर बन जाए। ये है आपका एशिया, ये मामला है एशिया का, और ये मामला है साइबेरिया। साइबेरिया यानी एशिया का वह, रूस का वह हिस्सा जो एशिया में पड़ रहा है, ये साइबेरियन है। ये मामला है ऑस्ट्रेलिया का, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, आपको केवल इतनी बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आज इस
पैसिफियन ओशियन की, आज इस प्रशांत महासागर की एक बहुत बड़ा निराकरण आपके जहन में मैं अभी डाल दूंगा। ये क्लियर बात है, इतनी बात समझें। ये ग्राफ हमसे क्या कहता है? हकीकत में हमने कभी महाद्वीपों को एक साथ देखा होगा तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपके हमेशा कहाँ मिले होंगे? अगर इस तरीके से देख रहे हैं तो बाएं मिले होंगे, और अगर इसे सामने कर दिया जाए तो दाएं मिल रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी आपकी गोल है। पहली बात समझना, क्योंकि पृथ्वी आपकी गोल है, उसने उसको इस तरीके से फैला रखा है, उस फिगर ने उसको इस तरीके से फैला रखा है, इसलिए यह हिस्सा आपको वहाँ दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम केवल इस महाद्वीप की बात करें, केवल इस महाद्वीप की बात करें, तो उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा कहलाएगा? पूर्वी। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी। क्लियर है इतनी बातें? ये पश्चिमी है, वो पूर्वी है। ठीक इसका भी यही मामला होगा, ये पूर्वी होगा, ये पश्चिमी होगा। इसका ये मामला पूर्वी होगा और इधर वाला हिस्सा कैसा होगा? पश्चिमी होगा। हमारी बात समझ चुके होंगे आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं देखना, अभी जरूरी बात आप समझ जाएंगे। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? हम इस दृष्टिकोण से बने हुए हैं, ना कि अपने महाद्वीप को। वो मत सोचना वहाँ तो ये उधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ समझना, हमें प्रशांत महासागर की बात कर रहा हूँ। तो एक फिगर आपके सामने इस तरीके से रख दिया हूँ, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये इसका पश्चिमी हिस्सा है और ये उसका पूर्वी हिस्सा है। इसके बीच में दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। लीजिए, अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हम क्या बात करने वाले थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अगर इसको देखा जाए तो कुछ इस तरीके का एक एंगल बनाता हुआ एक संरचना आएगी, आपको इस तरीके से दिखेगी, इसीलिए इसे त्रिभुजाकार माना जाता है। कैसा माना जाता है? त्रिभुजाकार। एग्जामिनर ने यह भी प्रश्न किया है, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं लिख दूँ, 16, 57, 23, 40, यानी 16,57,23,2,340। ये क्लियर है ना? इतना मान के चलें, 16, 57, 23, बीच में मैंने थोड़ा सा मिस किया है, 70, 40 वर्ग किलोमीटर, यानी इतना विस्तृत क्षेत्रफल है इसका। 16 करोड़ है और 57 लाख है, यानी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये महासागर फैला हुआ है। और इस महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब देखना प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के किस छोर पर है प्रशांत महासागर? तो कहिए सर पश्चिमी छोर। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी, पूर्वी मत कह देना, यही गलत हो जाएंगे। और एशिया का पूर्वी, यानी यह चीज आप कह सकते हैं, हमारा प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया दोनों के कहाँ है? पूरब में। जबकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के कहाँ है? तो पश्चिम में। कोई दिक्कत? यहाँ तक का मामला आप समझ गए, हम लोग इसके रूपरेखा को जान चुके हैं। अब जरा ध्यान दें, यहाँ से और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं? प्रश्नों का सिलसिला अब शुरू होगा, जरूरी बातें अब आपके सामने आएंगी। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर तो है, इसके साथ एक और खासियत है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी गहराई, दुनिया का सबसे बड़ा गर्त, सबसे बड़ा गर्त जिसे कहा जाता है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो कि फिलीपींस द्वीप के अधिक्षेत्र में पड़ेगा। इसकी गहराई है 11,033 मीटर। किताबों में किन्हीं 11,022 मीटर लिखा है, आप उचित वैकल्पिक चुनाव करेंगे। क्लियर है ना? दोनों साथ नहीं आएगा, अन्यथा फिर तो मामला बिगड़ सकता है। 11,033 और 11,022 मीटर, इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव हमें करना है। हम उस मेरियाना ट्रेंच की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है, हम उस महासागर की बात कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। क्लियर है? अभी प्रश्नों के बहुत से भंडार हमारे पास हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें जानना बहुत अलग चीज़ों के बारे में, एक अभिप्राय, एक जानकारी हमें होना चाहिए। देखिएगा, हम बात करेंगे इसके इस क्षेत्र में कुछ महासागर हो गए, कुछ सागरों की बात कर लेते हैं, और मैं ऐसे ही आपको बिंदुवार इनको दिखा दे रहा हूं जिससे आप इन बातों को समझ पाए। देखिएगा, यहाँ है एक बेरिंग सागर, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ आपको मिलेगा
बेरिंग सागर। अपनी कॉपी पर हूबहू चलाने का प्रयास करें। यहाँ हम एक हिस्सा दिखा दे रहे हैं बेरिंग सागर का, यहाँ हम दिखाएंगे एक हिस्सा जिसका नाम है पीत सागर, पीत सागर यानी पीला सागर। यहाँ एक हिस्सा आपको मिल जाएगा जावा सागर, जावा सागर। क्लियर है। यहाँ आप आएंगे जब अमेरिका की तरफ, यहाँ आपको मिल जाएगी कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अच्छा, ये जो नामकरण हो रहे हैं क्या ये जरूरी हैं? जी हाँ। कैसे जरूरी हो सकते हैं? देखना, इस फिगर के माध्यम से हम इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्रशांत महासागर किस तरीके से फैला हुआ है। अद्भुत बात ये हमारे साथ जुड़ी रहेगी कि हम इस तरीके की काल्पनिक अवधारणा को सजा करके ये जान चुके हैं कि बेरिंग सागर कहाँ है और इसके ठीक नीचे पीत सागर यानी इस एशिया वाले क्षेत्र की तरफ आएगा। हम अभी केवल फिगर की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं और हम बात कर लेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी कुछ इधर पड़ेगी। तो हम लोग जो ये जान चुके कि किसका एरिया कहाँ होगा, कौन किस दिशा में होगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी था। और मुझे लगता है ये बात आप बिल्कुल बखूबी समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना परिचर्चा बनाए रखें, ध्यान रखें। यहाँ अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों की। ज्वालामुखी जो कि प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं। अभी फिलहाल जो हमने बात की कुछ इस तरीके का प्रशांत महासागर आपको दिखाया। प्रशांत महासागर का जो ये एरिया है, ये वाला यानी हर तरफ, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, या पृथ्वी का अग्नि वलय, पृथ्वी का अग्नि वलय कहते हैं, या इसे ही परिप्रशांत पेटी कहते हैं। ये सारे नाम एक ही हैं, एक के ही हैं। यानी इसका दृष्टिकोण क्या है? हमारा जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, उसके किनारे किनारे ज्वालामुखियों के भंडार पड़े हैं। इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, पृथ्वी का अग्नि वलय कहते हैं, परिप्रशांत पेटी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये जो मामला है, ये जो हिस्सा, ये जो दायरा है, वाकई में यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मैं आपको दे दूं, ये जरूरी था। अब यहाँ बात समझिएगा। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी आपको मिलेगी जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ मिलेगी? तो इक्वाडोर। फिगर अपने दिमाग में लाइए। अब इक्वाडोर कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका कहाँ पड़ेगा? तो आपके जहन में आ चुका होगा कुछ इस साइड में, है ना, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका उधर है। तो इक्वाडोर कहाँ पड़ेगा? वहाँ। कोटोपैक्सी इक्वाडोर की खासियत क्या है? सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है ये, सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। ये चीज़ मैं कह रहा था। तो कुछ जो जरूरी प्रश्न हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे लिए, उन पर बात की जाएगी, क्योंकि प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े हुए पहलू को तो जानना जरूरी होगा हमारे लिए। आगे देखिए, तो कोटोपैक्सी की बात कर चुके हैं हम। कोटोपैक्सी के बाद अगर हम बात करें यहीं फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ पड़ेगा? तो जापान में। आपका दिमाग कहाँ जाएगा? फ्यूजियामा। आपका अब मस्तिष्क कहाँ आना चाहिए? इस साइड में आना चाहिए, क्योंकि जापान एशिया का हिस्सा है तो इधर होगा। इसीलिए मैंने कहा फिगर को दिमाग में दौड़ाएंगे तो बखूबी से चीज़ों को आराम से बहुत सी जान पाएंगे। देखना जरा, क्राकाताओ, इसकी भी बात हम कर चुके हैं ज्वालामुखी चैप्टर में। क्राकाताओ जो कि इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया किधर पड़ेगा? इसी साइड पड़ेगा। और क्राकाताओ इंडोनेशिया सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है, ये सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। इन ज्वालामुखियों के बारे में विस्तृत और बहुत कुछ जानने के लिए आप हमारे ज्वालामुखी पार्ट को देखें। वहाँ इन ज्वालामुखियों के बारे में हमने आपको इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी के बारे में इन सब बाबत जानकारी दे चुकी है। विस्तृत इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। आप पीछे जाकर के रिकैप करके उसे देख सकते हैं। आप ज्वालामुखी को पार्ट को देखें, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ बात इसलिए इन लोगों को कर रहे थे क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी थे। इनसे प्रश्न एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं। यानी इस पृथ्वी के अग्नि वलय में कुछ महत्वपूर्ण खास ज्वालामुखियाँ हैं जिनसे प्रश्न अक्सर हमारे एग्जाम में आते रहे, पुटअप होते रहे। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बाद कुछ खास महत्वपूर्ण द्वीपों की। ये चीज़ और भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। महत्वपूर्ण द्वीपों की अगर जानकारी हम हासिल करें
तो इसमें अगर हम बात करें, पहला हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप जिसके 3 महत्वपूर्ण द्वीपों की और मैं चर्चा करूंगा, जिसका नाम है ओहाऊ, जिसका नाम है माउई, जिसका नाम है काउआई, काउआई। ये चीज, इसका तात्पर्य क्या था? स्पीड से चलने का तात्पर्य हमारा है थोड़ा जल्दी आपको कंटेंट मिले। महत्वपूर्ण द्वीपों में पहला हवाई द्वीप, हवाई द्वीप जो कि अमेरिका का हिस्सा है, अमेरिका जो कि आपको मिल चुका है प्रशांत महासागर किस छोर पे, इस जानकारी को आप ले चुके हैं। अब आपने मस्तिष्क को वहां ले जाया करिए। हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप जिसे 1800 से पहले, 1800 से पहले लगभग 1757 वगैरह के आसपास कुक साहब थे। 1800 से पहले, यानी मैं उनको नाम ही लिख देता हूं, 1778 जेम्स कुक साहब ने जिसे सैंडविच कह दिया था। क्या कहा था? सैंडविच। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, किस द्वीप को सैंडविच कहा जाता है और किसने कहा था? तो 1778 ईस्वी में सैंडविच कह करके पुकारा। 1800 तक ये हवाई द्वीप, इसके बाद इसे कहा गया। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि 1800 के पहले इसका नामकरण हो गया था सैंडविच के नाम से। 1778 ईस्वी में जेम्स कुक साहब ने इसे सैंडविच की संज्ञा दी है, सैंडविच। तो क्लियर मान के चलें, याद रखिएगा। ओहाऊ की बात करें, माउई की बात करें, काउआई की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्या है? हवाई द्वीप की जो राजधानी है होनोलुलु, होनोलुलु। हवाई द्वीप के अंतर्गत आने वाले कई द्वीप हैं, ऐसा नहीं है कि एक द्वीप है। द्वीप का मतलब समझ रहे हैं ना, चारों तरफ जल से घिरा हुआ पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा द्वीप कहलाता है। और वो द्वीप में हवाई द्वीप के अंतर्गत और छोटे छोटे द्वीप आते हैं। इसी हवाई द्वीप के अंतर्गत ओहाऊ आएगा, इसी हवाई द्वीप के अंदर माउई आता है, इसी हवाई द्वीप के अंदर काउआई आता है, और भी आते हैं। लेकिन ये जरूरी थे, इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूं। होनोलुलु यानी हवाई द्वीप की राजधानी है, ये किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु किस द्वीप पर है? कहिए सर, ओहाऊ पे। माउई किसके लिए प्रसिद्ध है? बालू, या कह सकते हैं बालुए तट के लिए, बालू तट के लिए। और काउआई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी, शैव मंदिर के लिए। यानी शैव मंदिर, और वो भी कैसी? दक्षिण भारत शैली की शैव मंदिर कहाँ मिलेगी आपको? तो इसी द्वीप पर मिलेगी। ये स्टार बात है, स्टार प्रश्न है कि काउआई जो कि एक हवाई द्वीप का एक हिस्सा है, उस पर शैव मंदिर दक्षिण भारत की शैली में एक मंदिर मिलता है हमारे यहाँ का। सोचो जरा, है ना ये अलग प्रश्न। तो हम लोग जो जान रहे हैं, जो जानकारी हासिल कर रहे हैं, प्रशांत महासागर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको प्रेषित कर रहा हूँ। प्रशांत महासागर में हमने देखा कि ज्वालामुखी से 1-2 प्रश्न आते रहे हैं। उन महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों को हमने लिख दिया। पृथ्वी का अग्निवलय किसे कहते हैं? इस पूरे परिप्रशांत पेटी को क्या कहेंगे? जो परिप्रशांत पेटी है, इसके आसपास ज़्यादातर ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और आपने प्रशांत महासागर को एक त्रिभुजाकार संरचना में प्राप्त कर लिया है। आपने इसे 47% जल रखते हुए देखा, इसे सबसे बड़ा आपने कह लिया, इसकी सबसे गहरा स्थान भी आपने जान लिया है। तो महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जानकारी हम देते रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिमाग चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पापुआ न्यू गिनी को लाते हैं। पापुआ न्यू गिनी, ये क्या है? ये भी एक द्वीप है। हम लोग द्वीप की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आपने देख ही लिया, हवाई द्वीप की बात हम कर चुके। अब हम बात कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी की। ये किसके अंतर्गत आता है? जैसे वो अमेरिका के अंतर्गत आया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आएगा और पड़ेगा कहाँ? इसी प्रशांत महासागर में पड़ेगा, इसलिए तो हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी की खासियत क्या है? ये है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन दुनिया का नहीं। दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, सेकेंड सबसे बड़ा द्वीप। पहला तो आपको पता है ग्रीनलैंड, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी विश्व का, लेकिन प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है ना? तो पापुआ न्यू गिनी की खासियत ये रही, इसलिए इसकी जानकारी आप तक मैंने पहुंचाना भी चाहा है। तीसरा द्वीप देखिएगा, तीसरा
क्रम से बड़ा ही स्टार है ये जापान के लिए। पहले जापान लिख दे रहा हूँ। जापान के 3 महत्वपूर्ण द्वीपों का मैं नाम लिखूंगा। एक लिखूंगा होकुडू, होकुडू, एक लिखूंगा होन्शु, एक लिखूंगा शिकोकू, शिकाकू, शिकाकू, और एक लिख दे रहा हूं कोन्सू। ये एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। यानी होकुडू, होन्शु, शिकाकू, कोन्सू क्रम ही पूछा गया है। आपने देखा होगा कई बार आपने ये ऐसे पेपर से अपने आप को हो सकता मुखातिब किया हो, जोड़ा हो, ये पूछे गए हैं। तो होकुडू, होन्शु, ध्यान देना दोनों हा पहले है, होकुडू और होन्शु। और इसके बाद शिकाकू में देखिएगा सा का सक। तो एक बार मस्तिष्क में ऐसी भावना बनाएं तो आप इसके क्रम को अपना सकते हैं। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, और इसी अनुसार ये पूछा गया है एग्जाम में। जापान के ये जो महत्वपूर्ण द्वीप है, जापान के महत्वपूर्ण द्वीप जो कि आपके प्रशांत महासागर में पड़ते हैं, वो उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम कुछ इस तरीके से है। इसमें ध्यान दीजिए ये सबसे उत्तरी है, ये सबसे उत्तरी है। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता रहा है। सबसे उत्तरी बताइएगा, सबसे दक्षिणी बताइएगा, जापान का कौन सा द्वीप सबसे उत्तर में है, जापान का कौन सा द्वीप सबसे दक्षिण में है, ऐसा प्रश्न आता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? जी हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, होन्शु की बात करें, अगर हम होन्शु की बात करें तो ये सबसे बड़ा है, ये खासियत है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? होन्शु। ये चीज क्लियर है ना। और बाकी चीजों के बारे में बहुत कुछ खास नहीं। हमारा मानना यह था कि मैं जो स्टार प्रश्नों की बात कर रहा हूं, जिनसे आपका एग्जामिनर बार बार प्रश्न पूछता रहा है, हमेशा आप एक ग्राफिकल निरूपण अपने जहन में रखें। हम लोगों ने प्रशांत महासागर को कुछ इस तरीके से बना करके देखा, अब उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने जहन में उतार रहे हैं, इसी अभिप्राय को, इसी पर्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो नाम तो थोड़े अजीब लगेंगे ही, होकुडू, होन्शु, शिकोकू, कोन्सू, लेकिन 2 बार कहेंगे तो ये भी आपसे दूर नहीं जाएंगे। देखिएगा अगला द्वीप हम बात करें, ये हो गया आपका, अगला है सखालीन। सखालीन द्वीप जो कि पेट्रोल के लिए जाना जाता है, पड़ता कहाँ है? रूस का है। भाई प्रशांत महासागर में ही पड़ेगा, हम लोग प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं, इसलिए उससे संबंधित द्वीपों की बात कर रहे हैं। तो सखालीन द्वीप रूस का है। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए। इसीलिए ध्यान देना, एग्जामिनर कुछ इसी तरीके से पूछेंगे, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो उसमें आपका उत्तर ये अगर रहेगा तो आप कहिएगा सखालीन द्वीप। क्लियर है ना। आगे देखिएगा, गोला पैगोस स्टार है, गोला पैगोस, गोला पैगोस। इसकी खासियत क्या है? भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। किस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्न में से। तो गोला पैगोस को याद रखना। गोला पैगोस जो कि भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, जिससे होकर भूमध्य रेखा जाती है। इंपॉर्टेंट है ना। तो उन स्टार प्रश्नों को छांट करके, उन स्टार प्रश्नों को ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर आपकी चर्चा होनी चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों की, जिसमें हमने जापान के द्वीप देखे, पापुआ न्यू गिनी को जाना, हवाई द्वीप को जाना, जिसे सैंडविच कह करके पुकारा गया। ये सारी बातों को हम लोगों ने देखा। अब हम सखालीन द्वीप को जान चुके, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हाल फिलहाल सखालीन द्वीप चर्चा में रहा, ट्रेड में बना रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन जो एक कार्बन प्रणाली होती है, जिसमें बोला जाता है कार्बन तटस्थ। ये ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है? कार्बन तटस्थ का मतलब क्या होता है? हमारा भारत भी कसम खा चुका है 2070 तक बनूंगा। सारी बात ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। कार्बन तटस्थ का मतलब होता है कि किसी भी देश का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन स्तर इतना ज्यादा होना हो जाए कि समस्या हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि कार्बन की एक सीमा होनी चाहिए, उसको संतुलित करने के लिए उसके अभिप्राय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करना होगा। कार्बन क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं विभिन्न देशों में, जो जितना पौधा लगा करके पता नहीं कितने लोग इसी कार्बन ट्रेडिंग से ही कमा रहे हैं। वाकई में होता क्या है कि कार्बन
तटस्थ में होगा क्या, इसमें होता है ये कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमेशा हमारे उस संतुलन को बनाना होगा, हमारे उस संतुलन पर काम करना होगा। हमारे भारत ने वादा किया है कि 2030 तक मैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन 50% गिरा दूंगा। कब कहा है? भारत ने अपने देश को इस कैटेगरी में लाने के लिए, यानी सखालिन द्वीप ने ये कार्यक्रम चालू कर दिया है और उसने वादा किया है कि मैं 2025 तक ये काम कर दूंगा। कौन? रूस ने रूस के अंतर्गत आने वाले सखालिन द्वीप पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसने ये कह दिया है कि 2025 तक मैं अपने आप को कार्बन तटस्थ में ला करके रख दूंगा। क्लियर है? हमारे भारत ने भी कसम खाई है, इसने कहा है कि हम 2030 तक, कब तक? 2030 तक कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड कह दीजिए के उत्पादन में गिरावट लाएंगे। कितना? 50%। और इस श्रेणी में अपने आप को कब शामिल करेंगे? तो 2070 तक, यानी अभी बहुत लंबा काम लेगा ये। ऐसा क्यों कर रहा है भारत? ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य देश जो विकसित हो चुके हैं, उस श्रेणी में पहुंचने के लिए भैया मैं तो इतना रुकने वाला नहीं हूं, मैं भी अपने इस कार्य क्षेत्र को बनाऊंगा, मैं भी कार्बन डाइऑक्साइड खूब उड़ाऊंगा और इसके सहारे मैं अपने देश को आगे ले जाऊंगा, ऐसा मानना रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ चुके सखालिन द्वीप इसलिए चर्चा में रहा। ऐसे प्रश्न आते रहे हैं जो चर्चा बनाए होते हैं। गोलापैगोस को आप जान चुके, जो भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है, यहाँ तक कि कोई बात नहीं है। एक बात और जान लीजिए, इंपॉर्टेंट था, इस जगह से बेरिंग जल संधि, जो बेरिंग सागर अभी हमने आपको दिखाया था, बेरिंग जल संधि वाकई में इसका प्रश्न आप देखेंगे तो ये होगा कुछ इस तरीके से, जैसे अमेरिका लिखा था, अमेरिका के ठीक इधर यानी पश्चिमी अमेरिका तथा पूर्वी एशिया को अलग करता है। पूर्वी एशिया को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? बेरिंग। अगर हम बात करें तो इधर रूस होगा और पश्चिमी अमेरिका का कौन सा हिस्सा है? अलास्का। क्लियर? रूस को अलास्का से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। ये वही बेरिंग जल संधि है जिससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर जाती है। इन सब बातों पर चर्चा मैं कर चुका हूं। बेरिंग जल संधि वही जल संधि है जिससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर जाती है, यानी 180 डिग्री देशांतर जाती है। क्लियर है बात? तो हम लोग जो अभी तक चर्चा बनाए रखे, जिस बात पर चर्चा कर रहे थे, वाकई में प्रशांत महासागर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों को जान रहे थे। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, 47% जल अकेले रखा हुआ है ना। सब दुनिया का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच यही मिलेगा, जो कि फिलीपींस द्वीप समूह के अंतर्गत आएगा। और ये बात कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों की रही, कुछ एक दो महत्वपूर्ण यहाँ से ज्वालामुखियों की रही। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये टॉपिक, ये कंटेंट बेहतर लगा, ये कंटेंट आप वाकई में जान चुके, बेहतर ढंग से पहचान चुके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अगर अभिप्राय रहा आपके लिए, अगर ये चीज़, ये जुड़ाव रहा आपके लिए, अगर पूरे मनोवेग से इस बात को आप समझ पाए हैं, पूरे शिद्दत से जान पाए हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुशहाल रहिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।